जब हम नदियों के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद नक्शे पर बनी एक नीली लकीर, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। ये तो इस धरती की धड़कती हुई जीवन रेखाएं हैं, जिनकी अपनी एक कहानी है, अपने स्रोत से लेकर समंदर तक की एक शानदार कहानी। तो चलिए इस सफर को साथ मिलकर तय करते हैं। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि हमारी धरती की समझिए धमनियां हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलकर विशाल महासागरों में मिल जाती हैं और इस पूरी यात्रा में वे सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता को एक आकार देती हैं। लेकिन इन विशाल नदियों की बात करें तो एक सवाल हमेशा से उठता रहा है। एक ऐसा सवाल जिस पर आज भी भूगोल के बड़े बड़े जानकार सिर पकड़ लेते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? हम सबने स्कूल में इसका जवाब जरूर पढ़ा होगा। ज्यादातर लोगों के मन में फौरन एक ही नाम आएगा, नील नदी। और हाँ, पारंपरिक तौर पर यही सही जवाब माना जाता रहा है। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हाल के कुछ अध्ययनों में दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर सामने आई है, जो इस खिताब के लिए नील नदी को सीधी टक्कर दे रही है। तो ये बहस हमें एक ज्यादा बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर हम किसी नदी की लंबाई मापते कैसे हैं? क्या ये वाकई इतना आसान है जितना लगता है? असल में किसी नदी को नापना मतलब टेढ़ी खीर है। जरा सोचिए, नदी का असली सोर्स कहाँ है? क्या वो सबसे दूर वाली छोटी सी धारा है? और उसका मुहाना मतलब जहां वो समंदर से मिलती है, वो ठीक ठीक कहाँ खत्म होता है? और फिर वो हजारों घुमाव जो हर साल हर मौसम के बदलते रहते हैं। इन सब वजह से कोई एक पक्का जवाब देना नामुमकिन सा हो जाता है। तो लंबाई की बहस तो चलती रहेगी, लेकिन नदियों की महानता सिर्फ लंबाई से ही नहीं नापी जाती। चलिए कुछ और जबरदस्त रिकॉर्ड्स देखते हैं जो इन नदियों के नाम हैं। अमेज़न की असली ताकत उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसके पानी के बहाव में है। जरा ये नंबर देखिए, हर सेकंड लगभग 2,30,000 क्यूबिक मीटर पानी ये अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इस बात पर कोई बहस नहीं है। अब बात करते हैं गहराई की। अफ्रीका की कॉन्गो नदी, इसे ज़ेरे नदी भी कहते हैं, ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। जानते कितनी गहरी? कुछ जगहों पर तो ये 220 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। यानी पूरा का पूरा इफिल टावर का एक बड़ा हिस्सा इसमें आसानी से समा सकता है। और दुनिया की सबसे ऊंची नदी, ये खिताब जाता है तिब्बत की यारलोंग ज़ंगबो को। इसका जो सोर्स है, जहां से ये निकलती है, वो समुद्र तल से 6020 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई पर है। और यही नदी जब भारत में आती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। हर नदी का सफर आखिरकार समंदर में जाके खत्म होता है, लेकिन ये अंत भी एक नई शुरुआत जैसा है। यहाँ जहाँ नदी समंदर से मिलती है, वो दो बिल्कुल अलग अलग तरह की आकृतियां बनाती हैं, डेल्टा और एस्चुअरी। पहले बात करते हैं डेल्टा की। देखिए, जब कोई नदी समंदर में मिलने से ठीक पहले एकदम धीमी पड़ जाती है, तो वो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी, रेत, गाद सब वहीं जमा करने लगती है। और हजारों सालों तक जब ये जमा होता रहता है ना, तो एक नई बहुत उपजाऊ जमीन बन जाती है। इसका आकार अक्सर पंखे जैसा होता है। और दूसरी तरफ है एस्चुरी। ये वहां बनती है जहां नदी का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है। यहाँ मिट्टी जमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि समंदर की ताकतवर लहरें उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। इससे एक चौड़ा और गहरा सा मुहाना बन जाता है। तो आसान भाषा में समझें तो डेल्टा मतलब नई जमीन बनना जो खेती के लिए लाजवाब होती है, और एस्चुरी मतलब गहरे पानी का रास्ता जो बंदरगाहों और बड़े बड़े जहाज़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब कोई नदी डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नदी की धारा ज्यादा ताकतवर है या समंदर की लहरें। लेकिन इन भौगोलिक आकृतियों की बात हम कर क्यों रहे हैं? ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि नदियों और इंसानी सभ्यता का जो रिश्ता है ना, वो हजारों साल पुराना और बहुत ही गहरा है। चलिए इस रिश्ते को जरा और करीब से देखते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया की लगभग हर बड़ी और महान सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही पली बड़ी है। नदियों ने उन्हें सिर्फ पीने का पानी ही नहीं दिया, बल्कि खेती के लिए उपजाऊ जमीन दी, व्यापार के लिए रास्ते दिए और जीने का एक पूरा तरीका सिखाया। इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है मिस्र और नील नदी,
सोचिए, चारों तरफ रेगिस्तान और उसके बीच नील नदी। हर साल इस नदी में बाढ़ आती थी और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछा देती थी, जिसने उस रेगिस्तान के बीच एक महान सभ्यता को जन्म दिया। ठीक इसी तरह चीन में पीली नदी यानी हुआंग-हे को चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। लेकिन इसी नदी में जब विनाशकारी बाढ़ आती है तो इसे चीन का शोक भी कहते हैं। यह हमें दिखाता है कि नदियां जीवन देती भी हैं और ले भी सकती हैं। और भला हम सिंधु नदी को कैसे भूल सकते हैं? इसी नदी ने दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को पाला पोसा। इन नदियों के बिना हमारा इतिहास शायद कुछ और ही होता। तो हमने देखा कि नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वे इतिहास हैं, वे प्रकृति हैं और वे हमारे वजूद की जीती जागती कहानियां हैं। इन नदियों ने हमारे अतीत को गढ़ा है, उसे एक आकार दिया है। अब सवाल ये है कि हम इनके भविष्य को कैसे आकार देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।